हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अपर्णा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जीन पियाजे से रिलेटेड जो उनकी अवस्थाएं रह गई थी वो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने इनके इंट्रोडक्शन और इनके कुछ संप्रत्यय और इन्होंने जो टर्म्स यूज किए थे वो मैंने बताया। ये पार्ट 2 है, इसमें हम उनकी अवस्थाओं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। तो इन्होंने जो अवस्थाएं दी थी वो 4 अवस्थाएं दी थी। पहला जो है आपका संवेदी पेशी अवस्था, या आप इसे इंद्रिय जनित अवस्था कह सकते हैं, या फिर ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं, या जन्म से परिपक्वता अवस्था कह सकते हैं, या इसे हम इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज भी बोलते हैं, जो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि जन्म के समय शिशु मतलब जन्म के समय जो बच्चा होता है वो बाहरी जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है, मतलब उसे कुछ पता नहीं होता है। अनभिज्ञ मतलब कुछ जानता नहीं है। वो धीरे धीरे वह आयु के साथ साथ अपनी संवेदनाएं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाहरी जगत मतलब बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो अपनी जो संवेदनाएं होती हैं और जो शारीरिक क्रियाएं जो उसके मतलब देखते हैं ना कि बच्चे कोई चीज़ छूने लगते हैं, उसको गिराएंगे, तो ऐसे सीखते सीखते वो क्या करते हैं कि इसी अपने शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से जो बाहरी जगत है, जो आपका इन्वायरमेंट है, उसके बारे में वो ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से सीखते हैं। ये चीज़ अभी मैंने आपको बताई कि जो बच्चे क्या होते हैं वो चीज़ों को पहले टच करके देखेंगे, फिर उनको छू के देखेंगे। कोई भी चीज़ आप छोटे बच्चे को देखेंगे, कोई भी खिलौना है वो उसको आप बार बार देंगे, वो बार बार उसको फेंकेंगे, बार बार उसको उठा के देंगे, तो वो चीज़ों को ऐसे क्या करते हैं, कोई भी चीज़ वो किसी भी गंध से, स्वाद के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बात कही गई है कि वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से बच्चे जो होते हैं वो ज्ञान को ग्रहण करते हैं। फिर छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे रहते हैं तो वो एकाएक आपको नहीं मम्मा या फिर पापा ऐसे बोलने लगेंगे, या दादी दादा। पहले वो माँ मतलब आपने देखा होगा छोटे छोटे बा दाद मतलब दादी बा ऐसे करके बोलते हैं, छोटे छोटे शब्दों में वो बोलने लगते हैं। जब स्टार्ट करते हैं वो बोलना तो पहले वो तोड़ तोड़ के शब्दों को सीखते हैं बोलना। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करते हैं तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे अगर जब अपने ही घर के लोगों को पहले पहचानते हैं, जिनको जानते हैं, उन्हीं के साथ वो खेलना पसंद करेंगे, उन्हीं के साथ उनको कंफर्टेबल फील होगा। बाकी अगर वो किसी अनजान व्यक्ति को देखते हैं, किसी अनजान लोगों से मिलते हैं, तो उनको क्या होता है कि वो भय का प्रदर्शन करते हैं, यानी वो डरते हैं। तो ये बात भी जीन पियाजे जी ने कही है अपने फर्स्ट स्टेज में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रयत्न एवं त्रुटि के आधार पर बच्चे सीखते हैं। पहले गलतियां करेंगे, पहले कोशिश करेंगे, सीखते हैं उसमें, फिर गलतियां करेंगे, तो मतलब कोशिश करना, गलतियां करना, इसी के माध्यम से बच्चे क्या होते हैं, सीखते हैं। फिर क्या है कि शिशु जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो वयस्कों की तरह अनुकरण करते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे ज़्यादातर बड़ों का ही अनुकरण करते हैं कि बच्चे क्या मतलब बड़े क्या कर रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि बच्चे भी वही देख के वही चीज़ें सीखते हैं। इसीलिए जीन पियाजे जी ने अपने पहले स्टेज में कहा है कि बच्चे क्या होते हैं कि बड़ों की तरह अनुकरण करना सीखते हैं। दूसरा स्टेज जो है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर पाक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होता है। इसे इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे संपर्क के माध्यम से, खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से सीखने लगते हैं। मतलब इस अवस्था में दूसरों के संपर्क में आने से बच्चे फिर खेल के, खिलौनों के माध्यम से चीज़ों को सीखने लगते हैं। इसीलिए इसे खिलौनों की आयु या तो फिर डर्टी एज के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे गिनती गिनना सीख जाते हैं, रंगों को पहचानने लगते हैं, वस्तुओं में क्रम से मतलब वस्तुओं को क्रम से रखना सीख जाते हैं, हल्के भारी का ज्ञान हो जाता है। मतलब इस स्टेज में आते आते जो 2 से 7 वर्ष तक का अवस्था है, इसमें बच्चों को ये सब चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि माता पिता की आज्ञा मानना।
पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है। मतलब बच्चों को आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे रहते हैं तो आप उन्हें बोलते हैं कि बेटा अपना नाम बता दो, अपने मम्मी का नाम बताओ, अपने पापा का नाम बताओ, तो वो ये सब चीज़ें उनको अच्छा लगता है, वो बताने लगते हैं। फिर आपने देखा होगा कि अगर घर में कोई छोटा मोटा काम हो, बेटा ग्लास दे दो, बेटा वो सामान दे दो, तो वो छोटे छोटे काम क्या करते हैं, करने लगते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनमें तर्क वितर्क करने की योग्यता नहीं होती है। मतलब इस स्टेज में क्या होती है, वो तर्क वितर्क उन्हें नहीं आता है। इसीलिए इसे इसीलिए इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। मतलब इस अवस्था में क्या होता है, आते आते बच्चों के अंदर भाषा का भी ज्ञान हो जाता है। बच्चे अपने घर में देखते हैं कि बड़े जो भी बोलते हैं वो चीज़ें वो सीखने लगते हैं। फिर क्या होता है कि नई सूचनाओं एवं अनुभव का संग्रह करते हैं। नई नई जो भी सूचनाएं हैं, जो एक्सपीरियंस है, उनको क्या करते हैं, एकत्रित करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आत्म केंद्रित का भाव आ जाता है। मतलब बच्चे के अंदर क्या होता है कि वो स्वयं को महत्वपूर्ण समझने लगता है। उनमें क्या होता है कि अहम केंद्रवाद की भावना आ जाती है। अहम केंद्र मतलब स्वयं को ही वो महत्वपूर्ण मानने लगते हैं। मतलब जो हूँ वो मैं ही हूँ, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगते हैं। जो भी उनके आसपास मतलब वस्तुएं हैं उनमें वो विभेद करना सीख जाते हैं। वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। आपने देखा होगा कि अगर बच्चों के सामने कोई खिलौना आप रख रहे हैं और अगर वो चीज़ें हटा लिए तो ढूंढने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वस्तु अस्थायित्व का भाव भी जागृत हो जाता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगते हैं। मतलब कि जीववाद की भावना आ जाती है। जीववाद मतलब सजीव चीज़ों, मतलब निर्जीव चीज़ों को भी वो क्या करते हैं, सजीव मानने लगते हैं। वो सभी वस्तुओं में सजीव चीज़ों को देखने लगते हैं। आपने देखा होगा कि छोटा सा बच्चा है, अगर वो गिर जाता है किसी चीज़ से, उसे टकरा गया, चोट लग गया, तो वो रोने लगता है। अगर आप उस चीज़ को मार दिए जाके तो उसे लगता है कि हाँ उसे भी चोट लगी है, तो वो खुश हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या होता है कि वो हर एक चीज़ों में सजीव चीज़ों को देखने लगते हैं। फिर क्या है कि प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, अनुकरणशीलता पाई जाती है। बच्चे क्या है कि अनुकरण करने लगते हैं। शिशु जो है वो बच्चे जो है अहमवादी हो जाते हैं, दूसरों को कम महत्व देते हैं, मतलब अपने आप को ही बस महत्व देते हैं। और एक चीज़ इसमें क्या है कि बच्चों में क्या होता है कि पलटावी गुण विकसित नहीं होता। अगर आप उनसे ये पूछते हैं इस अवस्था में कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो वो बता देंगे दिल्ली। पर आप ये पूछें कि दिल्ली किसकी राजधानी है, तो वो ये चीज़ नहीं बता सकते। मतलब इस एज में क्या होता है कि पलटावी का गुण विकसित नहीं होता है। फिर जो उनका थर्ड स्टेज है वो है स्थूल या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर आप इसे ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था के नाम से जानते हैं, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। मतलब बच्चा क्या करता है कि वो तर्क वितर्क के माध्यम से चिंतन करने लगता है। लेकिन बच्चा क्या करता है कि चिंतन केवल मूर्त या प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। मतलब जो उसके सामने चीज़ें रहेंगी वही वो उसी के बारे में सोच सकता है। और क्या है कि वह अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच तुलना करने लगता है। मतलब कि अगर उसके बीच, मतलब उसके सामने आप सामान रख दे कोई भी, तो वह तुलना करने लगेगा, अंतर करना सीख जाएगा, समानता असमानता बतलाने लगेगा, सही गलत अनुचित क्या है ये सब आदि, मतलब ये सब चीज़ें क्या करते हैं कि वो सीख जाता है। तो यही चीज़ है कि वो अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच तुलना करने लगता है, अंतर करने लगता है, समानता असमानता बतलाने लगता है, सही गलत की पहचान बताने लगता है। ये सारी चीज़ें उसमें डेवलप हो जाती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं कि मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जानते हैं। मतलब कि जो चीज़ें बस उसके सामने है उसी के बारे में वो चिंतन कर सकता है, मतलब वो उसके बारे में वो चिंतन करने लगता है। फिर क्या होता है कि बच्चे इस स्टेज में आते आते तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाते हैं। मतलब आज कौन सा दिन है, क्या टाइम हो रहा है, कौन सा महीना है, क्या डेट है, ये सब चीज़ें उनके अंदर बताने की योग्यता आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्क्रमणशीलता पाई जाती है, इसीलिए इसे पलटावी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि इस एज में क्या होता आते आते कि बालक के अंदर क्या होता है कि पलटावी का गुण विकसित हो जाता है। मतलब पलटावी का गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। अगर आप अब उनसे पूछेंगे कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो वो बता देंगे दिल्ली। फिर अगर आप उनसे क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछते हैं कि दिल्ली किसकी राजधानी है, तो अब वो आराम से बता लेंगे कि दिल्ली जो राजधानी है वो भारत की राजधानी है। मतलब चीज़ों को वो घुमा के
भी अब बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास हो जाता है। मतलब इस अवस्था में आते आते उनके अंदर भाषा का संप्रेषण मतलब एक दूसरे से बात करने की योग्यता क्या होती है, एक दूसरे के बात करने की, समझने की, संप्रेषण करने की योग्यता विकसित हो जाती है। बालक क्या होता है कि वस्तुओं को देखकर बड़ा छोटा तो बता देता है, परंतु यदि शाब्दिक रूप से कोई समस्या प्रस्तुत की जाए तो वह नहीं बता पाता है। मतलब कि अगर बच्चे को आप कोई चीज़ दिखाकर पूछते हैं कि ये 2 उंगली है, अगर इसमें 2 उंगली और ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा, तो ये बता देगा कि हाँ 4 हो जाएगा। परंतु अगर आप उनके सामने कोई चीज़ नहीं बता रहे, आप बोल रहे हैं कि मान लो कि 2 आम है और उसमें इसमें 10 आम और ऐड कर दिए, तो मतलब वो नहीं बता पाएंगे। उनकी चीज़ें बस उनके सामने क्या होगी, बस चीज़ें जब रहेंगी तभी वो बता सकते हैं। अगर आप उन्हें शाब्दिक रूप से घुमा फिरा के क्वेश्चन करेंगे तो वो ये इन सब चीज़ों को नहीं बता सकते हैं, बस बस मूर्त रूप से चीज़ों को बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करना तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि बच्चों के अंदर क्या होता है कि वस्तुओं को अब पहचानने की और उनमें अंतर करने की क्षमता डेवलप हो जाती है। जो फोर्थ स्टेज है एंड इसका लास्ट स्टेज जो है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर आप इसे औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था के नाम से भी जान सकते हैं। इंग्लिश में इसे स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल बोलते हैं, जो कि 11 वर्ष के बाद शुरू होता है या फिर 12 वर्ष के बाद की जो अवस्था शुरू होगी उसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वह मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करना भी सीख जाते हैं। मतलब उनके सामने जो चीज़ें हैं, तो मतलब अभी जो थर्ड स्टेज में क्या था कि बस वो मूर्त चीज़ों के बारे में सोचते थे, पर इस एज में आते आते चौथे स्टेज में क्या होता है कि अब उनके सामने जो चीज़ें नहीं हैं, अमूर्त हैं, उसके बारे में भी ये चिंतन करने लगते हैं। इसीलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। मतलब इस एज में बच्चा क्या करता है, अब तर्क वितर्क करने लगता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। मतलब बच्चा अब धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो गया है, तो क्या होता है कि उसकी जो मानसिक क्षमता होती है उसका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। मतलब बच्चे क्या करते हैं कि परिकल्पनाएं करने लगते हैं, कुछ भी चिंतन मतलब परिकल्पनात्मक चिंतन करने लगते हैं। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने लगते हैं, अपने नियमों को सीख लेते हैं। मतलब कि अब बच्चा क्या होता है कि अब धीरे धीरे बड़ा हो गया है, तो वो अपने इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट करना सीख लेता है कि हमें अपने वातावरण में रहना है तो कुछ नियम है। मतलब कुछ नियम है कि मुझे कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, समाज में कैसे चलना है। तो अब बच्चे ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सीख जाता है इस स्टेज में आते आते। चिंतन कर समस्या का समाधान करने लगता है। अब बच्चा इस स्टेज में आते आते क्या करता है कि अब चिंतन करने लगता है। मतलब उसके सामने कोई समस्या आती है तो वो उसका समाधान चिंतन करके सॉल्व कर लेता है कि हाँ, अगर कोई उसे प्रॉब्लम्स हुई है तो वो सोचेगा, चिंतन करेगा और उस समस्या का समाधान निकाल लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमूर्त चिंतन का गुण विकसित हो जाता है। अभी मैंने बोला कि अब चीज़ें उसके सामने नहीं भी हैं तो भी वो चिंतन कर सकता है, मतलब अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है। शिक्षा के स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, मतलब टीचर कैसे अच्छे हैं तो वो और अच्छा सीखेगा, कैसा इन्वायरमेंट है, तो मतलब धीरे धीरे उस पर क्या पड़ता है कि शिक्षा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इस अवस्था में क्या होता है कि बालकों को सही दिशा निर्देशन की आवश्यकता होती है। मतलब इस अवस्था में क्या होती है, अगर बच्चे को आप सही चीज़ें नहीं बताएंगे तो वो गलत रास्ते पे जा सकते हैं, क्योंकि यह बच्चों का क्या होता है कि शिफ्टिंग पीरियड होता है। इसलिए बच्चे को मतलब सही दिशा देना, सही निर्देशन देना बहुत ज़रूरी होता है। फिर देखते हैं कि जीन पियाजे का शिक्षा में क्या योगदान है। तो जीन पियाजे ने शिक्षा में योगदान दिया है। इन्होंने कहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। मतलब कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। मतलब जो भी हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं वो बालक के हिसाब से देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, यानी कि शिक्षक को एक फैसिलिटेटर का काम करना चाहिए कि बच्चे की जो भी समस्या हो उसका निदान करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कि बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। जीन पियाजे ने ये बोला कि अगर बच्चे का इन्वायरमेंट जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा डेवलप हो सकता है बच्चे का। तो जितना अच्छा बच्चे का वातावरण होगा
उतना जल्दी बच्चा सीख सकता है, अधिगम कर सकता है। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा के भांति बदलकर बुद्धि को एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है। मैंने आपको बताया था ना कि जीन पियाजे ने जो बुद्धि है उसको इन्होंने किस टर्म से यूज किया, तो स्कीमा का यूज किया, मतलब स्कीमा टर्म से इन्होंने यूज किया है, बुद्धि को एक नया नाम दिया है। फिर इन्होंने क्या किया कि जीन पियाजे ने आत्मीयकरण, समंजन, संतुलीकरण व स्कीमा आज ऐसी नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर इन्होंने स्कीमा के बारे में बोला है कि वातावरण द्वारा, मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, उसमें जो अर्जित ज्ञान है, मतलब जो उसका संपूर्ण अर्जित ज्ञान है, उसी के संगठन को इन्होंने क्या बोला है, स्कीमा बोला है। इनसे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं कि पियाजे का, मतलब पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति से सीखने पे बल देता है, तो वो है खोज पद्धति से। अगर क्वेश्चन में आपको मिलता है कि जो पियाजे का सिद्धांत है वो किस पद्धति पर सीखने पर बल देता है, तो खोज पद्धति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे कौन थे, तो जीन पियाजे आपको पता है कि एक ये जीव वैज्ञानिक थे, मतलब ये मनोवैज्ञानिक तो थे ही, पर ये इससे पहले मूल रूप से क्या थे कि एक जीव वैज्ञानिक थे। और ये जो वैज्ञानिक थे ये कहाँ के थे, तो ये स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे जो कि चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो इनके जो सिद्धांत है वो एक विकास अवस्था के सिद्धांत से भी जाने जाते हैं। तो यहाँ तक रही इनके स्टेज की बात। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।